नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता हो, हम रोज़ केमिस्ट्री की पाठशाला चला रहे हैं। रोज़ हम 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 8 से 10 हमारी 12th की बैच चलती है और 10 से 12 11th की बैच चलती है। 11th की बैच में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई साहब एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। तो अगर किसी को भी आनंदमयी तरीके से केमिस्ट्री पढ़नी है, मज़ा लेकर केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9415614156 पे, ठीक है। और एक बार ज़रूर फिजिकली आके क्लासेस अटेंड करके देखें। हमारी क्लासेस कहाँ स्थित है? पत्रिका चौराहा पे। प्रमोशन काफ़ी। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ भाई, कहाँ तक हमने कर लिया था? कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई थी। बोरिंग चैप्टर। जल्दी आज थ्योरी निपटा दें, एकदम आज निपटा देंगे। हाँ सुन, थ्योरी आज निपटा देते हैं। आज ख़त्म करते हैं। चैप्टर ख़त्म करना मुश्किल है यार। हाँ ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ख़त्म कर देंगे। हाँ ठीक है। अरे ये तो अभी शुरुआत है बोरिंग चैप्टर्स की। बोरिंग चैप्टर है इसमें। थ्योरी भाई जिसमें भी ज़्यादा होगी थोड़ी सी बोरिंग होगी, थोड़ी सी। चलिए इधर सुनिए। क्या हमने कैथोड रे की डिस्कवरी में देखा था कि एक साइंटिस्ट ने एक सील्ड ट्यूब लिया था ग्लास का। उस ग्लास की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड डाले गए थे। इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटल के पीस होते हैं। अरे भाई साहब, क्या? अरे बोलिए। सील्ड ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड। क्या बैटरी लगाई गई थी? क्या यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई थी? दोनों इलेक्ट्रोड्स के पीछे स्क्रीन लगा दिया। अच्छा, और क्या बैटरी हमने बहुत ही हाई वोल्टेज की लगाई थी? ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट। और बहुत ही लो प्रेशर रखा था। हाँ, वैक्यूम पंप भी लगाया था इधर छेद करके, ठीक है। अरे वैक्यूम पंप बना लेना, समझ जाना, ठीक है। तो वैक्यूम पंप के थ्रू हमने हवा निकाली थी। और क्या प्रेशर हमने बहुत लो रखा था अंदर। तो एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगी थी, ठीक है। और कैथोड रेज का जन्म हुआ था। क्या कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी? क्या कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन? क्या कैथोड रे पंखा घुमा देती थी? तो क्या उनका मैकेनिकल इफेक्ट होता है ना? अच्छा, और क्या करती थी कैथोड रे? भाई कैथोड रे एक्सरे भी जनरेट करती है। अगर किसी, अच्छा ठीक है बताता हूँ। अगर किसी हैवी मेटल पे कैथोड रेज को स्ट्राइक कराया जाए तो कैथोड रेज जनरेट एक्सरेज। अगर किसी हैवी मेटल पे कैथोड रेज को स्ट्राइक कराया जाए तो कैथोड रेज एक्सरे जनरेट करेंगी। सुन लीजिए, बस मैं सब कुछ लिखा आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। क्या कैथोड रेज अपने पाथ में आने वाली सभी गैसेस को आयोनाइज भी करती हैं? है ना, आयनाइजेशन आपने देखा था कि अपने पाथ में आने वाली सभी गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगी तो उनको हाई एनर्जी मिलेगी तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए, क्या आयोनाइजेशन हो रहा था? सारे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड मूव कर रहे थे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। तो एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे वो। तो वो जो बाकी बचे गैशियस आयंस थे, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन, वो कहाँ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और उनको हम क्या बोलेंगे? कनाल रेज। क्या बोलेंगे? कनाल रेज। उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी सुनिए। हाँ बहुत बढ़िया। क्यों एनोड रेज नहीं बोलेंगे भाई उनको? कनाल रेज को एनोड रेज क्यों नहीं बोल देंगे? जैसे हाँ जतिन भैया, हाँ बस तीनों थे, हम लोग मस्ती कर रहे थे। हाँ कॉमन सेंस। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से मजा ले लीजिएगा इसका। क्या हो गया हितेश? बहुत बोलता है। अरे सुनिए। कैथोड रेज की जनरेशन में क्या हो रहा था? क्या जब हम बहुत हाई वोल्टेज बैटरी लगा रहे थे तो क्या कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे स्टार्टिंग में? क्या कैथोड से स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे भाई साहब? और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये निकल के अपने आसपास की गैस को आयोनाइज कर रहे थे।
और जब गैस को आयनाइज कर रहे थे तो गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और वो जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन बने वही तो कॉन्स्टिट्यूट किए कैनाल रेज। तो क्या वो जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है उनका एनोड से कुछ लेना देना है? उनका एनोड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उनको एनोड रेज नहीं बोलते हैं। कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग के थे वो कैथोड से ही निकल रहे थे। कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, बट इन पॉजिटिव रेज नथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, नथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। इसीलिए हम उन पॉजिटिव रेज को एनोड रेज नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। ठीक है, अच्छा सुनिए प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी सुनिए। क्या क्या प्रॉपर्टी थी? जैसे कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वैसे कैनाल रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कैथोड रे मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते थे, पंखा उनका घुमा देते थे, वैसे कैनाल रे भी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के पास भी मास है। जिन भी पार्टिकल्स के पास मास होता है वो सब कुछ मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, पंखा उनका सब कुछ घुमा सकते हैं। उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, 12 mv²। जिसके पास भी मास है, वेलोसिटी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, क्या कैथोड रे भी इनविजिबल थी? कैनाल रे भी इनविजिबल है। कैथोड रे भी इनविजिबल थी। कैथोड रे का इफेक्ट हम कैसे देख रहे थे? जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे देख रहे थे, जो कि इलेक्ट्रोड के पीछे लगा था। अरे समझ में आ रहा है? और कैनाल रेज का भी इफेक्ट हम ऐसे ही देखेंगे। कैनाल रेज भी इनविजिबल होती हैं और उनका इफेक्ट भी हम किस पे देखेंगे? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे देखेंगे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है? जब कोई चीज कोलाइड करे तो चमक, कोई चीज कोलाइड करे तो चमक। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कैथोड रे की कि जो कैथोड रे के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट रहता है हमेशा। जो कैथोड रे के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट रहता है। चार्ज बाय मास रेशियो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। मैंने कल बताया था किसी भी चीज के आगे जब स्पेसिफिक लग जाता है तो पर यूनिट मास हो जाता है। वो मैंने बताया था किसी भी चीज के आगे जब स्पेसिफिक लग जाता है तो वो चीज पर यूनिट मास हो जाती है, पर यूनिट मास। किसी भी चीज के आगे जब स्पेसिफिक लग जाता है तो पर यूनिट मास हो जाती है। तो अगर मैंने स्पेसिफिक चार्ज बोल दिया तो व्हाट विल इट बी? चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट। ठीक है, अच्छा, तो ये बताइए कि क्या कैथोड रे के पार्टिकल्स के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो कांस्टेंट आता था? और वो आता था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अरे समझ में आया? आया। समझते चलिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा और बाकी समझते चलिएगा। बाकी लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर डाउट हो तो पूछिएगा। तो कैथोड रे के कांस्टेंट पार्टिकल्स का यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट आया, इसलिए इनको यूनिवर्सल पार्टिकल बोला गया। क्या बोला गया? यूनिवर्सल पार्टिकल। बोला गया ये कि भाई साहब अगर हम कोई भी गैस ले रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा यही आ रहा है, यानी कि द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द ट्यूब एंड द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। इन दो चीजों के इंडिपेंडेंट रहता है, जबकि कैनाल रेज में उल्टा होगा। कैनाल रेज का कभी चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जिस गैस का लेंगे, भाई जो भी गैस लेंगे उसी का तो गैसियस आयन बनेगा। क्या सारी गैसेस का मास अलग अलग होता है? सारी गैसेस पे चार्ज अलग अलग हो सकता है, तो क्या चार्ज बाय मास रेशियो कभी कांस्टेंट आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो कैनाल रेज का चार्ज बाय मास रेशियो कभी कांस्टेंट नहीं आता, उसका चार्ज बाय मास रेशियो वेरिएबल आता है। चार्ज बाय मास रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। इतना समझ में आया है? आया? लिख लिया जाए? हाँ, मतलब लिख लिया जाए नहीं, मैं समझ गए ना? एकदम पक्का। अच्छा सॉरी, शाश्वत कुछ लिखने दीजिए। अच्छा आप सुनिए, क्या हमने देखा था कि कैथोड रे के पार्टिकल्स को बाद में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन या नेगाट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत फेमस हुआ, नेगाट्रॉन को डिस्कार्ड कर दिया गया। नेगाट्रॉन, अरे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, सुनिएगा। क्या हमने देखा था कि कैथोड के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, उनका E/m रेशियो कैसे मेजर किया गया? E/m रेशियो कैसे मेजर किया गया? क्या हमने थॉमसन की एक एक्सपेरिमेंट पढ़ी थी जिसमें ये था कि पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, फिर दोनों लगा रहे हैं।
तो दोनों लगा के हम बैलेंस करते हैं। अच्छा, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी, 3 फैक्टर थे। सुनिए सुनिए सुनिए, उसमें 3 फैक्टर थे, 3 फैक्टर कि कितना डेविएशन कैथोड रे में प्रोड्यूस होगा, कितना डेविएशन कैथोड रे में प्रोड्यूस होगा। क्या इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे। जितना डेविएशन, 3 फैक्टर थे, 3 फैक्टर सुनिए, कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा कैथोड रेज में, उसके लिए 3 फैक्टर थे। डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैथोड रे पार्टिकल्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल, यानी कि जितना लाइटर होगा उतना ज़्यादा डेविएशन, जितना भारी होगा उतना कम डेविएशन। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा। क्या ये समझ में आया था? फिर हमने मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जो कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए था। अरे हमने E/m रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया इस एक्सपेरिमेंट से, जो अभी हमने बताया। उसके बाद हमें E कैलकुलेट करने के लिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम बोलते हैं मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या था कि NCERT सब लोग लाए हैं, सब लोग लाए हैं। NCERT नहीं लाए, NCERT नहीं लाए, ये लोग NCERT नहीं लाए। अगली क्लास से NCERT भी लेके आएंगे, ठीक है? ये लोग नहीं लिया। जतिन, रेचल आप लाई हैं, गुड। जतिन इनके पास आके बैठिए, शाश्वत के पास, और हितेश आप आके अपने प्रिय मित्र के पास बैठिए। आजा आजा आगे आजा आजा। NCERT खोलिए, NCERT खोलिए। क्या ये क्या है? क्या ये? अब अच्छा, इधर सब लोग देखेंगे सब। हाँ, अरे बस हल्की सी डिटेल बताऊंगा, हल्की सी, और डिटेल बता के फिर स्किप, ठीक है? फिर हल्की सी डिटेल बताऊंगा, हल्की सी। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहा है? अच्छा सुनिए, सब लोग NCERT में देखेंगे, और बस NCERT में फिगर देखते रहिए। ठीक है भाई, इतना नहीं आएगा, फिगर देखते रहिए, फिगर देखिए। अच्छा सुनिए, हितेश अंदर रख, फिगर देख, बस फिगर देख। अच्छा, क्या 2 कंडक्टिंग प्लेट्स गोल गोल दिखाई दे रहे हैं? क्या 2 गोल गोल कंडक्टिंग प्लेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, एक एटोमाइजर दिखाई दे रहा है। क्या एटोमाइजर खोजिए। एटोमाइजर दिख रहा है? एटोमाइजर से हम ऑयल को स्प्रे करते हैं। एटोमाइजर में क्या भरा रहता है? ऑयल को हम एटोमाइजर से स्प्रे करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब क्या ऊपर वाली कंडक्टिंग प्लेट में आपको एक छेद दिखाई दे रहा है? ऊपर वाली कंडक्टिंग प्लेट में एक होल दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो एटोमाइजर से जब हम ऑयल स्प्रे करते हैं तो कुछ 1-2 सिलेक्टिव ऑयल की ड्रॉप्स उस छेद से पास करता है, ठीक है? उस छेद से पास करता है। अब होता क्या है भाई साहब कि उस छेद से पास किया, वहाँ नीचे गया। अब नीचे देखिए क्या है, नीचे क्या है? इधर देखिए, इधर है टेलीस्कोप से उनका फ्री फॉल ऑब्जर्व किया जाता है। फ्री फॉल, अरे फ्री फॉल, पेन नहीं टूटेगा भाई, चिंता मत करो। अबे कोई भी चीज़ गिरा दो ग्रेविटी के अंदर, फ्री फॉल ही तो बोलते हैं। तो टेलीस्कोप इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, छत पे चलते हुए नीचे फेंक के फ्री फॉल ना, हाँ, फिर जी निकालेंगे स्मॉल। सीढ़ी से फिर ऊपर चढ़ गया। बच जाएगा सर, बट ऊपर आने लायक नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा, नहीं? अरे सुनिए, अच्छा सुनिए, ध्यान से देखिए। एटोमाइजर से हम ऑयल स्प्रे करेंगे, उस ऑयल के 1-2 ड्रॉपलेट्स होल से नीचे पास करेंगे। अच्छा, नीचे पास करेंगे तो फिर क्या वो फ्री फॉल में होंगे?
क्या वो फ्री फॉल में होंगे? अब उनका हम टेलीस्कोप से फ्री फॉल ऑब्जर्व करेंगे, पर किस कंडीशन में? आप देखिए जरा उनके राइट साइड में देखिए, क्या राइट साइड में एक्सरे भी है? एक्सरे का कोई सोर्स है, तो हम एक्सरे स्टार्ट करेंगे। और एक्सरे क्या करेगा? एक्सरे वहाँ पे जो भी प्रेजेंट गैसेस है उनको आयोनाइज कर देगा, उनको आयोनाइज कर देगा। एक्सरे क्या करेगा? आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज कर देगा तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑयल पार्टिकल्स पे जाके चिपक जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑयल पार्टिकल्स पे जाके चिपक जाएंगे। एक भी चिपक सकता है, दो भी चिपक सकता है, कितना भी चिपक सकता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जाके इन ऑयल पार्टिकल्स पे चिपक जाएंगे। फिर उन ऑयल पार्टिकल्स का हम टेलीस्कोप से मोशन ऑब्जर्व करेंगे। मोशन ऑब्जर्व किया, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इलेक्ट्रिक, और जैसे हम देख रहे थे कि जब हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे तो कैथोड रेज एक डायरेक्शन में डेविएट कर रही थी। फिर हम केवल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो एक डायरेक्शन में डेविएट कर रही थी। फिर हम दोनों लगा रहे थे तो बीच में हो जा रही थी, बैलेंस हो जा रही थी। देखिए पीछे देखिए, जब हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो इधर जा रही है, किस साइड जा रही है? पॉजिटिव साइड, ऊपर जा रही है। जब केवल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो इधर जा रही है। दोनों लगा रहे हैं तो बीच में आ जा रही है। अच्छा, तो इसी तरह हम बहुत ही केयरफुली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जिसकी मदद से हम उस ऑयल पार्टिकल को, ऑयल वाले बबल को बैलेंस कर लेंगे, ताकि ना वो गिरे और ना वो ऊपर जाए, वो स्टेशनरी रहे अपने पोजीशन पे। और फिर हम फोर्सेस वगैरह को इक्वेट करेंगे तो हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अरे बोलिए, -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ये हुआ मोरिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। अब हाँ, हो गया। अब सुनिए, थॉमसन क्या आगे क्या हाँ सुन, अब हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबने तरबूज खाया है? अरे सबने तरबूज तो खाया होगा जिंदगी में, खाया है तरबूज, खाया है। वाटरमेलन फेवरेट? अच्छा, अरे सुनिए सुनिए, तो थॉमसन ने अब क्या किया? थॉमसन को पता चल गया था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। तो थॉमसन ने एटम की एक पिक्चर बनाने की ट्राई की कि एटम कैसा दिखता होगा। तो उसने ये बोला कि ऐसा भाई साहब कि तरबूज देखा आपने? तरबूज, उस तरबूज में जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो रेड वाला पार्ट होता है वो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव ये बंदा, सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए सुनिए ये जिम जाने का साइड इफेक्ट। गया था कल, जिम गया था, कल जिम गया था। अरे भाई बढ़िया, नहीं बढ़िया, ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं बोल रहा था कि तरबूज के जो बीज होंगे, थॉमसन ऐसे एक्सप्लेन करता है कि भाई साहब तरबूज खाया आपने, तरबूज के जो बीज होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तरबूज के जो बीज होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन, और जो उसका रेड वाला पार्ट होगा, जो पल्प होता है, वो होगा पॉजिटिव चार्ज विच इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली। पॉजिटिव चार्ज विच इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। अब उसने ये बोला कि ऐसा भाई साहब कि अरे सुन तो, एटम जो है वो स्फेरिकल इन नेचर है। एटम जो है वो स्फेरिकल इन नेचर है। उसने ऐसा बोला, एटम जो है वो स्फेरिकल इन नेचर है, और वो है क्या? पॉजिटिवली चार्ज मास है, इन ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड यूनिफॉर्मली। और उस पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, उस पे बीज, जैसे तरबूज में बीज होता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स घुसाए गए हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आया? पक्का पक्का पक्का? कुछ नहीं है। इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल ऑफ क्या? मैं बोलूँगा प्लम पुडिंग, ठीक है, वाटरमेलन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब सुनो इसमें क्या हुआ, सुनो सुनो। वो जो भी लिखा है वो छोड़ो अभी, पहले
हाँ हाँ, पहले सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का 1911 की बात है भाई साहब। रदरफोर्ड आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया एक टाइटेनियम का ब्लॉक, उन्होंने लिया, फिगर देखिए फिगर देखिए फिगर देखिए फिगर देखिए फिगर देखिए फिगर देखिए, उन्होंने लिया एक टाइटेनियम का ब्लॉक, उन्होंने लिया एक टाइटेनियम का ब्लॉक और उस टाइटेनियम के ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं कि वो रेज एमिट करते रहते हैं अलग 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 अलग, कौन सी रेज वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए सुन लीजिए कि वो रेज एमिट करते रहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, रेज एमिट करते रहते हैं। अब फिगर देखिए, सब लोग फिगर देखते रहिए। गौरव भैया, अच्छा ठीक है, सबको फिगर दिख रहा है। उन्होंने लिया एक टाइटेनियम का ब्लॉक, उस ब्लॉक में एक स्लिट किया और उस स्लिट में रख दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेज एमिट करेगा? क्या वो चारों डायरेक्शन में रेज एमिट करेगा? अच्छा, अब क्योंकि वो फैली फैली रेज एमिट करता है, इसलिए एक लेड का प्लेट रखा गया जिसमें एक छोटा सा स्लिट फिर से बनाया गया जिससे पास करने वाली रेस केवल सीधी जाए। लेड का प्लेट क्यों रखा गया है? ताकि हम उसमें एक स्लिट बनाएं और एक मतलब उसके थ्रू रेस जो पास करे वो हमेशा सीधी जाए। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, आप लेड भी चुन सकते हैं, आप एल्यूमिनियम भी चुन सकते हैं, कोई भी मेटल चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट का काम केवल स्लिट बना के सीधा करना है। ठीक है, उसने जो उस समय किया था उसके हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पढ़ रहे हैं। अच्छा सुनिए, लेड का प्लेट चुना और उससे अब जो रेज हैं वो सीधी जा रही हैं। अब सुनिए, इससे रेज कौन सी निकल रही है वो सुनिए, इससे निकल रही हैं अल्फा पार्टिकल रेज। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम देखा, हीलियम, हीलियम में सुनिए 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 सुनिए, इधर देखिए, हीलियम का जो मास नंबर है वो कितना है? एटॉमिक नंबर इज 2, मास नंबर इज 4। इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इट हैज 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। तो हीलियम का जो मास नंबर है वो है 4, हीलियम का एटॉमिक नंबर है। अब ये बताइए कि अगर मैं केवल हीलियम न्यूक्लियस ले लूं तो उसका क्या मतलब होगा? हीलियम न्यूक्लियस का क्या मतलब होगा? केवल उसका न्यूक्लियस ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन गायब, यानी कि इलेक्ट्रॉन गायब। अच्छा, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना? अरे पक्का, अरे पक्का। तो इसमें 2 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन है, और मैं इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं तो क्या इस पे केवल पॉजिटिव चार्ज आएगा? और वो भी कितना? 2 पॉजिटिव। तो He+2, यही अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? He+2, 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 He+2 आयन इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अरे याद होना चाहिए, भूलना नहीं। अब सुनिए, देखिए वहां पे कि रेज निकल रही हैं, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल की रेज निकल रही हैं। वो फिर कहाँ जा रही हैं? लेड प्लेट पे सीधी हो रही हैं। लेड प्लेट से सीधी होकर कहाँ जा रही है? गोल्ड फॉइल लगाया हुआ है। क्या लगाया है? गोल्ड फॉइल लगाया भाई साहब। बहुत कम थिकनेस का गोल्ड फॉइल है, बहुत कम थिकनेस, बहुत ही कम थिकनेस। कितने mm की थिकनेस है? कितने mm की थिकनेस है? 100 नैनोमीटर है ना, 10⁻⁻7 मीटर ना, 100 नैनोमीटर। क्या बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल है? बहुत ही पतली। अच्छा, अब उसके आसपास क्या किया? स्क्रीन लगा दिया जिंक सल्फाइड की, ताकि अगर कुछ पार्टिकल जनरेट हो, कुछ लड़े बड़े, तो हमें पता चल पाए। समझ में आया? अब सुनिए,
अल्फा पार्टिकल जो हैं वो निकल रहे हैं टाइटेनियम ब्लॉक में रखे हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल के वो जाते हैं लेड प्लेट की तरफ, लेड प्लेट के स्लिट से सीधे होते हैं और सीधे एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, किसकी तरफ? गोल्ड फॉइल की तरफ। ठीक है, गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया भाई साहब क्योंकि ये बताइए उसकी थिकनेस क्या है? 100 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻7 मीटर। बहुत बढ़िया। एक शब्द होता है मैलिएबिलिटी, एक शब्द होता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी बीटन इनटू शीट्स। कितनी पतली शीट्स आप बना सकते हैं किसी मेटल से, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और क्या गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल एलिमेंट होता है, इसलिए गोल्ड लिया गया। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, सुनिए। बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने और उसकी 3 ऑब्जर्वेशन आई। ये एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने और उसकी 3 ऑब्जर्वेशन आई। एक्सपेरिमेंट क्या किया, फिर से सुनो। एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक टाइटेनियम के ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा रेज एमिट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था। वो अल्फा पार्टिकल क्या पहले बहुत फैल फैल के जा रहा था, फिर उसको लेड प्लेट से पास कराया तो क्या सीधा जाने लगा और सीधा जाके गोल्ड फॉइल पे लगा और गोल्ड फॉइल से फिर कुछ भी हुआ होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था। सुनिए, अब सुनिए, ऑब्जर्वेशन देखिए। ऑब्जर्वेशन उसने ये लिखा कि 99.99% पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, स्ट्रेट। अल्फा पार्टिकल अच्छा खासा मास वाला पार्टिकल, वो एकदम हाथी की तरह चलता है, वो स्ट्रेट चला गया। यानी कि स्ट्रेट जाने का मतलब है कि उसने कंक्लूड ये किया उससे, इस ऑब्जर्वेशन से, कि एटम का जो ज़्यादातर पार्ट है वो खाली है। एटम का जो ज़्यादातर पार्ट है वो खाली है। एटम का जो ज़्यादातर पार्ट है वो खाली है। अब ज़्यादातर पार्ट खाली है तो सर इसका क्या मतलब है? कि इसका ये मतलब है कि इधर देखिए, पहला जो उसका ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि 99.99% पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल सीधे चलेगा अनडिफ्लेक्टेड। और कहाँ जाके स्ट्राइक किया? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे। तो सीधे जब स्ट्राइक किया उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, वो एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल वो एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए। पर उनको कुछ ऑब्जर्वेशन ने चौंकाया। किस ऑब्जर्वेशन ने चौंकाया? जब कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे डेविएट कर गए। देखिए जैसे ये देखिए, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं, सीधे। कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो कि एक एंगल पे डेविएट हो जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल है एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, एंगल पे डेविएट हो जा रहे हैं, कुछ पीछे भी आते हैं, और कुछ 180 डिग्री। सुनिए, क्या 99.99% पार्टिकल एकदम सीधे चले जा रहे हैं, अनडेविएटेड, अनडिफ्लेक्टेड, और स्ट्रेट जाके कहाँ हिट कर रहे हैं? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे। क्या कुछ पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल थोड़े थोड़े एंगल से डेविएट कर रहे हैं, और क्या बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम पार्टिकल यानी कि 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल 180 डिग्री का डेविएशन शो कर रहे हैं। 180 डिग्री डेविएशन मतलब वो जा रहे हैं और वापस पूरा घूम के आ रहे हैं, वापस घूम के आ रहे हैं। इसका मतलब ये था भाई साहब, इसका मतलब ये था कि क्या वो ये बताइए कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है? क्या अगर वो किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करते तो उसी में सट के रह जाते? क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अगर किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से वो इंटरेक्ट करते तो वो सट जाते, उसमें अट्रैक्ट हो जाते। पर क्या किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से उन्होंने इंटरेक्ट किया है तभी वो दूर हट गए, वो डेविएट हो गए अपने पाथ से, है ना? अच्छा, तो भाई साहब हुआ ये, अरे इनकी, हाँ हुआ ये, सुनिए, हुआ ये कि ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि फर्स्ट 99.99% अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अनडेविएटेड पास कर रहे हैं तो ज़्यादातर पार्ट ऑफ एटम इज खाली, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, खाली, एम्प्टी। ठीक है, अच्छा, और ज़्यादातर पार्ट अगर एम्प्टी है तो ये बताइए कि एक छोटा सा ही पार्ट होगा जिसमें सारा का सारा एटम का मास कंसंट्रेटेड है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी वहीं प्रेजेंट है। इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल उसके पास से गुजर रहा है तो वो डेविएट कर जा रहा है अपने पाथ से, वो रिपेल कर जा रहा है, वो डेविएट कर जा रहा है अपने पाथ से।
अगर अगर उसका चार्ज अपोजिट नेचर होता तो वो उसकी तरफ चला जाता ना, पर यहाँ तो क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। और तीसरी बात क्या पता चली कि वो जो मास है, वो जो पॉजिटिवली चार्ज वाला मास है, वो बहुत ही डेंस और रिजिड स्ट्रक्चर है, जिससे अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस 180 डिग्री घूम जा रहा है। वो बहुत डेंस और रिजिड स्ट्रक्चर है जिससे अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस 180 डिग्री घूम जा रहा है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिनके 2 पॉइंट की डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो। 2 पॉइंट की डिस्टेंस समझ लो, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, मैंने पेन लीजिएगा, यहाँ पे ये 2 पॉइंट बना लिए। मैं अब कुछ भी करके दिखाओ और इन 2 पॉइंट की डिस्टेंस चेंज करके दिखाओ, कुछ भी करके इन 2 पॉइंट की, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। अरे समझ गए ना मैं क्या बोल रहा था। हाँ तो सुनिए, क्या हम रिजिड बॉडी है? क्या हम रिजिड बॉडी है? नहीं, हमारे किसी भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस नहीं चेंज कर सकते तुम। अरे भैया हितेश भैया ने बड़ी इमोशनल बात करी। हितेश भैया ने बड़ी इमोशनल बात कर दी। अच्छा सुनिए, हाँ तो सुनिए, अब इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एक है न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही डेंस, बहुत ही छोटा पार्ट हमारे एटम में। एक है न्यूक्लियस, बहुत डेंस, बहुत छोटा पार्ट, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होगा, और उस न्यूक्लियस में पूरे एटम का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा। सही बोला। उस न्यूक्लियस में सही बोला, उस इलेक्ट्रॉन, अरे सुनिए तो, उसने उसके बारे में बोला, उस न्यूक्लियस, क्या हो गया? कुछ नहीं, सैनिटाइजर लगाकर उसके पीछे पड़ गया। सब बोलिए सर, आप बोलिए। बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया गया कि उस एटम में जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट प्रेजेंट है वो बहुत ही डेंस है, बहुत ही रिजिड है, और उस एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज वहीं पे प्रेजेंट है। उस पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस ऑफ द एटम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और वो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ द एटम में प्रेजेंट है। अब दूसरी बात क्या बोली कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। दूसरी बात क्या बोली? वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कल ही हमने देखा था कि न्यूक्लियस का रेडियस होता है अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर, जबकि एटम का होता है 10⁻10 मीटर के अप्रॉक्स। तो दोनों की रेडियस में कितना अंतर है? 10⁵ का अंतर है। कितना अंतर है? 1,00,000 गुना का अंतर है। तो अगर हम एक 5 किलोमीटर रेडियस का ग्राउंड ले लें और उसमें बीच में एक क्रिकेट की बॉल रख दें, वो होता है एटम का रिप्रेजेंटेशन। क्रिकेट की बॉल जितनी बड़ी होती है न्यूक्लियस, और बाकी पूरा एटम कितना बड़ा होता है? 5 किलोमीटर रेडियस। सोच लो, है ना? फुटबॉल ग्राउंड भी इतने बड़े नहीं होते, समझे? यस। अच्छा, और फिर उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? अब उसने बोल दिया कि 99.99% ऑफ द पार्ट इज हॉलो एटम का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो जो भी न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी बाकी पार्ट बचेगा एटम में, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इलेक्ट्रॉन्स उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। किसमें? फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। उसने क्या बोला कि उस न्यूक्लियस के अराउंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है? न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी बचा पार्ट एटम में है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी बचा पार्ट उस एटम में है उसको हम क्या बोलेंगे? और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है? विथ क्या? एट वेरी हाई स्पीड। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है? ये हुआ रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। हाँ वो भी है। अबे तो वो तो यार सिंपल सी बात है, 2 चार्जेस रहते हैं वो आपस में बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और बाकी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो आपस में बैलेंस कर लेंगे।
अच्छा, तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ? उस टाइम पे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट आया मैक्सवेल। उस टाइम पे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट आया मैक्सवेल। कौन आया? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला? सुनिए सुनिए, रदरफोर्ड की कहानी समाप्त। क्या? मैक्सवेल पूछ रहा है। अरे मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है। अरे सुनिए, अरे मत उनपे मत सही। सुनिए, रदरफोर्ड के बाद अब आता है रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स पे कि रदरफोर्ड मॉडल फेल कैसे हुआ। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट आया मैक्सवेल, उसने एक थ्योरी दी। अब सब बता तो रहा हूँ क्या दी। उसकी थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, सुनिएगा, क्या आपने फिजिक्स में एक्सेलरेशन पढ़ लिया? ठीक है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा। ठीक है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा। अच्छा, अब देखिए, क्या अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है या स्पाइरल मोशन कर रही है तो क्या वो एक्सेलरेटिंग है, नॉन एक्सेलरेटिंग है? नॉन एक्सेलरेटिंग है पक्का। एक्सेलरेट नहीं कर रही है। अरे बताइए, आप अपना आंसर दीजिए। एक्सेलरेशन थोड़ी ना हो, डिपेंड करता है ना सर, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या एक्सेलरेशन उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा? यस। कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं तो क्या हर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है? क्योंकि हर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई। सर्कुलर मोशन पे हर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन जब हम कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे, अच्छा ये पॉइंट ले लीजिए, तो इसके टेंजेंशियली एक लाइन बनाइए, वो आपकी डायरेक्शन है। ये पॉइंट ले लीजिए, इसके टेंजेंशियली एक लाइन बनाइए। समझ गए? तो क्या हर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज होगा? यानी कि क्या वो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है? जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऑर्बिट में तो क्या वो एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है? क्या वो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो मैक्सवेल के मुताबिक उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए, और वो जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा तैसे तैसे वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। अब सुनिए, ध्यान सुनिए। जो न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। जो न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। समझिए, आराम समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ बोर्ड पे और ये केमिस्ट्री का बहुत अल्टीमेट रूल है। सुनिए, केमिस्ट्री में ज़्यादातर घटनाएं इस रूल की वजह से होती हैं। क्या लिखा है मैंने? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जोर से बोलेंगे, स्टेबिलिटी। ठीक है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि ये चीज कैसे आ रही है, मतलब यहां पे कैसे आ रही है। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो चीज़ लग कैसे रही? मतलब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ? रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में किसी न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहेंगे इन ऑर्बिट्स। मैक्सवेल ये बोल रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। कैसे, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। आपने कहा कि जितनी कम एनर्जी होगी उतना न्यूक्लियस के पास होगा। हाँ ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करें? जितनी कम एनर्जी होगी न्यूक्लियस के पास कैसे आता है? दूर भी तो जा सकता है। वही सर, स्टेबिलिटी वो हो रही, कम हो रही है ना उसकी, एनर्जी कम हो रही तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। हाँ, तो न्यूक्लियस के पास आएगा, मास वाले के पास ही तो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मास वाले के पास जाने से वो बढ़ती है क्या? स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो हम लोग फिर सूरज के पास चले जाते हैं।
चलिए सर भाई रॉकेट चालू चल रहा है। हाँ पहुंच पाओगे सूरज के पास? कितना देर तक पहुंच पाओगे? हनुमान जी नहीं हो ना, या आदि पुरुष देखा है हो? सर मैं रावण कि रावण देख रहा था? अच्छा क्या सर? अरे सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। भाई ये बताओ कि न्यूक्लियस के जो जितना ज्यादा पास, अगर मान लीजिए हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास, क्या वो उतना ही स्टेबल? अरे क्योंकि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं ना। धोखा? अरे मैं तेरे को तो मैं और आसान शब्दों में बताता हूँ। एक चाटा भाई तो समझ जाएगा। नहीं एक मिनट। क्या? अरे नहीं ठीक है, अब वो एग्जाम्पल नहीं देंगे, वो बेचारा क्या मैं एग्जाम्पल दूँ? ठीक है क्या? नहीं सुन अबे ऐसा सुन, सुनिए। जब भी दो चार्जेस पास में आते हैं अपोजिट नेचर के, इसीलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था भाई। अब तुम बता, अब तुम रिलेट कर लेना बस, हितेश रिलेट कर लेना दिमाग में। कर लिया क्या? क्या पॉज? क्या पॉज है? क्या पॉज नहीं है ना? तो अब तो मैं वो दे भी नहीं रहा एग्जाम्पल। अब तो तुमने सोचो जो सोचना है, सोच लिया। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार ये आदमी मेरे को ऐसे देख रहा है ना, एकदम ठरकियों की तरह देख रहा है कि मैं क्या बोल दूंगा। सुन, तो जब दो अपोजिट चार्जेस पास में आते हैं एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या एनर्जी किसी सिस्टम की घटी? एनर्जी रिलीज होने पे किसी सिस्टम की एनर्जी घटी, और जब एनर्जी घटी तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एनर्जी घटी तो स्टेबिलिटी बढ़ी। तो जब दो अपोजिट चार्जेस पास में आते हैं, जितने पास में आएंगे, अब ये भी नहीं है कि दोनों चार्जेस को आपस में कूद जाना है एकदम। मतलब एक के ऊपर कूद नहीं जाना है, कूद जाएंगे फिर अनस्टेबल हो जाएंगे। अरे यार ये आदमी देखो। हितेश को देखो। अब सुनो बे। कूद अगर सुनो, कूद नहीं जाना। नहीं भाई मैं बायो में नहीं जा रहा। अरे सुनो बट लेकिन गंदे बच्चे नहीं बनते। लेकिन अगर सच में मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अगर दो चार्जेस का आप मार दो नहीं थे, अगर दो चार्जेस का आपस में कांटेक्ट हो गया, तब सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और हाँ सुना मैं, और यहीं पे रदरफोर्ड मात खा गया। सुनो अब सुनो, देखो क्या मैक्सवेल ने ये बोला कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा वो एनर्जी लूज करेगा।
जैसे जैसे एक्सलेट करेगा, ये आदमी अभी क्या हो रहा है, अब ये ज़्यादा रिलेट कर लिया। आप सुनो, अब ठीक है, हाँ सुनो, तो क्या जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो वो, अच्छा एनर्जी लूज किया तो न्यूक्लियस के पास आएगा और स्टेबल बनने, एनर्जी लूज किया न्यूक्लियस के पास आया, एनर्जी लूज किया न्यूक्लियस के पास आया, एनर्जी लूज किया न्यूक्लियस के पास आया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, अब सुनिए, जैसे मैं आपको एक आइटम बना के दिखा रहा हूँ, एक आइटम बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है, यहाँ पे घूम रहा था ना। अब कहाँ अब देखिए यहाँ पे घूमना स्टार्ट किया, पर अब ये क्या करेगा, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है। क्या है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, पास आता जाएगा। तो देखिएगा, देखिएगा, पास आया, पास आ गया, पास आया, पास आया, पास आता जाएगा, करीब आ रहा है। यही जो स्पाइरल मोशन है, ये जो स्पाइरल मोशन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करेगा और जैसे जैसे लूज करेगा वो वैसे वैसे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो इस पॉइंट पे एक बात ये होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घुस जाएगा, मतलब दोनों आपस में कुछ, अरे यार कहाँ है? ये कहाँ चला गया? अच्छा सुनो, तो अगर यार ये अरे मालूम है नहीं, अगर यार ये आगे नहीं बढ़, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अगर कूद पड़ा तो तो मेरा कहना यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कूद पड़ा तो सिस्टम तो भाई जो लोग मतलब वीडियो देखे ना वो तो बिल्कुल उन लोग को लगेगा कि साले इतना हंस कर रहे क्यों है, पगला गए क्या सब। उनको क्या पता जो बीच में 2 मिनट ब्रेक मिला था हमने क्या किया। अरे सुनिए सुनिए, मैं सीधे सीधे नहीं बोलता, पर अब तुम लोग जो सोच रहे हो ना वो मेरे बस के बाहर है। अच्छा सुनो, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, मान गए? यहीं पे रदरफोर्ड मॉडल फेल कर गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो एटम तो स्टेबल है, एटम बिल्कुल स्टेबल चीज है। क्यों? क्या हम लोग अगर एटम स्टेबल नहीं होता, अगर एटम न्यूट्रल नहीं होता तो हम कुछ भी छूते हमें करंट मारता, पर क्या एटम स्टेबल होता है? और ये जो एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड का वो स्टेबिलिटी ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? जैसे इलेक्ट्रॉन कूदा न्यूक्लियस में अनस्टेबल हो गया एटम। तो क्या दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। समझ में आया है? अच्छा अब सुनिए एक और बात, कि क्या इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा? कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक स्पेक्ट्रम नाम की चीज, एक कुछ होता है शब्द स्पेक्ट्रम, हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा तो वो कंटिन्यूसली एक स्पेक्ट्रम को फॉर्म करेगा। पर ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था, ऐसा बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है,
और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में भी यही आया कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रॉन का। अभी देखेंगे, जब स्पेक्ट्रम देखेंगे तो देखेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। हाँ तो वही बता देंगे, ठीक है। फिर तो वहीं पे ये क्या ये वाला समझ में आया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? क्यों? क्योंकि मैक्सवेल ने बोला था कि भाई जब कोई एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एनर्जी को लूज करेगा लगातार, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी को लूज करेगा तो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, स्पाइरल मोशन करेगा, करीब आता जाएगा, एक पॉइंट पे न्यूक्लियस में घुस जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। समझ में आया है? अब अगली काम की चीज पढ़ते हैं, काम की चीज पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएंट एनर्जी। अभी समझने वाली चीज, समझने वाली कुछ वो भी समझने वाली चीज थी, वो अलग चीज समझने वाली थी। वो अलग ज्ञान होता है भाई। वो अब तुम्हारी कल्पना के समंदर में, अरे वो मैं छोड़ दिया मैंने। हाँ कोई बात नहीं, मैं झूठा पी लूँ। क्या सर? क्या नहीं ठंडा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अच्छा सुनिए क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी को जानने के लिए तो कोचिंग है। तो अभी बताता है ना, कोई आइडिया दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। किसी भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के पास दो फील्ड्स होती हैं। किसी भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के पास दो फील्ड्स होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और ये जो दोनों फील्ड है आपस में भी परपेंडिकुलर होती हैं, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। जैसे 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 मान लीजिए जब मैं चलूंगा तो वेव चलेगा, मैं चलूंगा तो वेव चलेगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं अभी आपको तीनों एक्सिस दिखा रहा हूं, सुनिए बना के दिखा देता हूं। ये मान लीजिए ये मैं चलूंगा, सुनिए सुनिए सुनिए, ये है वेव की चलने की डायरेक्शन, किसकी? वेव के मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर देखिए ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस प्लेन के बाहर आ रहा है ऐसे, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, इस प्लेन के बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए जब मैं चलूंगा तो वेव चलेगी, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ वो भी हाँ तो वही चीज है, ये वही चीज है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चलने को ही समझा रहा था, वही एकदम डिट्टो चीज है, डिट्टो। फिर से मारूंगा मैं, मारूंगा भाई, ये देख मैं इसमें फंस के गिरूंगा अभी। मारूंगा ही तेज में। अरे नॉर्मल चीज, नॉर्मल, अरे एकदम नॉर्मल चीज है। मैं चल रहा हूँ, वेव चलेगी, मैं चल रहा हूँ, वेव चलेगी, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलेगी?
नहीं, वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। अरे सुनिए, तो क्या समझ में आया है? अरे क्या समझ में आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जन्म लेती है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेशन समझते हैं? ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट। अरे घड़ी का घंटा देखा? पेंडुलम देखा? पेंडुलम दे यार, ये आदमी ना भाई, हाँ लैब में देखे तुम। अब मेरे पास कुछ यार कैसे दिखाऊं? देखा है ना? अच्छा सुनिए, साइन वेव देखिए सबने, साइन वेव, साइनस का ग्राफ, ये वाला, ये वाला, इसी को बोलते हैं ऑसिलेटिंग मोशन का ग्राफ, ऑसिलेटिंग कर्व। यानी कि कोई अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है जीरो से, फिर अपने मिनिमम, फिर अपने बीच वाले पॉइंट पे मॉडरेट पॉइंट पहुंच रहा है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पहुंच रहा है, और फिर अपनी मीन पोजीशन। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम ये देखिए, ये है पेंडुलम को मीन पोजीशन, ये है पेंडुलम को बॉब, इसको बॉब बोलते हैं ना। जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो यहां तक मान लीजिए खींच के गया, डिफ्लेक्ट हुआ, ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और हमने इसको यहां ले जाके छोड़ दिया। अरे भाई साहब, हमने इसको यहां ले जाके छोड़ दिया, फिर ये क्या करेगा? ये पहले क्या 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 बोल रहे हैं? मैं इसको ये मीन पोजीशन पे था, मैंने इसको यहां ले जाके छोड़ दिया, यहां तक ले गया, यहां ले जाके छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले यहां से यहां जाएगा, पर क्या रुक जाएगा? नहीं, रुकेगा नहीं। ये यहां से फिर यहां जाएगा, ठीक है, यहां तक गया, और फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में गया। क्या ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है? क्या ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है? ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में गया, फिर ये एक्सट्रीम से मीन पे जाएगा, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। अब देखिए एक रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ है? एक बार इनिशियली मीन पे था, एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, ठीक है। तो एक बार के रेवोल्यूशन में 3 मीन पोजीशन, मीन पे था, एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, तो ये एक रेवोल्यूशन। अब देखिए साइन कर्व में देखिए, साइन कर्व में देखिए, साइन कर्व में देखिए, मीन पे था, एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, एक रेवोल्यूशन पूरा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? इसको बोलते हैं एक वेव, एक वेव, पूरी एक वेव। ये क्या है? पूरी एक वेव है, ये एक वेव, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा। किसी भी वेव में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। किसी भी वेव में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्रेस्ट, क्रेस्ट। जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए, क्या आपको समझ में आया है ये मोशन? जिसको जो भी लिखना हो कुछ लिख सकता है, फिर मैं क्रेस्ट ट्रफ पढ़ाऊं अच्छे से। कम से कम ये समझ के जाइए, आज 6 टर्म्स हैं वेव के बारे में, 6 समझ लीजिए। क्या क्या? आज गौरव ने एकदम समझाया भी है। अरे मैं तो सुनिए 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 सुनिए,
ये मोशन समझ में आया है क्या? अरे बोल, पढ़ा पढ़ा। हाँ ठीक है, पढ़ाओ। अच्छा सुनिए सुनिए, क्या क्रेस्ट समझ में आया, ट्रफ समझ में आया? अब सुनिए, मैं फिर से एक वे बनाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। उस लाइन में गंदे बच्चे बैठे हैं। और बेहतर क्या क्या क्या? क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ? एक मिनट रुकिए। अच्छा देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, क्या ये है क्रेस्ट? अरे यार, अंडू। हाँ, क्या क्या ये है क्रेस्ट? क्या ये है अगला क्रेस्ट? डिस्टेंस बिटवीन टू लगातार क्रेस्ट। अबे लगातार को सक्सेसिव बोल देना, कौन सा अंग्रेजी का 28/2 बनना है? सुनो सुनो सुनो, ये है दोनों क्रेस्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड wavelength. Distance between two successive crests is called wavelength. आप सुनिए सुनिए, distance between two successive crests is called wavelength. ठीक है, शास्त्र दिया, इधर देखिए, क्या यह है ट्रफ? क्या यह है ट्रफ? क्या ये भी है ट्रफ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। बराबर होती है, चाहे ये डिस्टेंस बराबर, चाहे ये डिस्टेंस बराबर। कन्वर्ट करेगा घर वापसी। अरे भाई, देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। समझ में आया? क्या व्हाट इज? हाँ तो बोल देंगे ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। ठीक। अच्छा सुनिए सुनिए, अब सुनिए, ये लिख लिया, लिख लिया। अब सुनिए,
पंखा देखिए, पंखा क्या, जब मैं इस पंखे को चलाऊंगा 1 सेकंड में ये पंखा कितनी बार अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा? ये पंखा कितनी बार रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा? क्या मैं काउंट कर सकता हूँ? चालू करेंगे हाँ, एक बार भी नहीं कर पाएगा। होता है सर, आरपीएम होता है। सच में नहीं कर पाएगा। अरे सुन तो, अभी देख, अभी वो पंखा चल रहा है, वो पंखा चल रहा है, वो वाला 1 सेकंड में वो पंखा। अरे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, छोड़ो आरपीएम छोड़ो, आरपीएम छोड़ो, अभी जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख रहा हूँ वो देखो। 1 सेकंड में पंखा कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा? अगर मैं उसको निकाल लूं, मान लीजिए 20 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, तो मैं उस 1 सेकंड में 20। हाँ 1 सेकंड में 20, अरे हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 मिनट में 100 रेवोल्यूशन कर रहा था, 1 सेकंड में 1.6। 1 सेकंड यार, चालू करते पड़े सर। देखिए अरे सुन तो, 1 सेकंड में 5 मान लीजिए, आगे बढ़ते। क्या 1 सेकंड में 5 मान के 1 सेकंड में मान लीजिए 5 रेवोल्यूशन कर रहा है पंखा चालू होने के बाद, ठीक है। अगर 1 सेकंड में 5 रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब 5 बार घूम रहा है ना पूरा पूरा, 1 सेकंड में 5 बार घूम रहा है पूरा पूरा। या फिर पंखा निकाल के उसमें दूसरा एक कर अगर लोगे फायदा क्या होगा? तुम्हें बहुत होगा, हमें बढ़ेगा। अरे सुनो तो, कुछ भी बोलता है सर। सुनो, 1 सेकंड में 5 बार पंखा घूम रहा है, हम उस 5 बार घूमने को बोलेंगे पंखे की फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? पंखे की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second. Frequency is number of waves passing through a point in 1 second. ठीक है, जैसे मैंने पंखे का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये देखिए, जैसे पंखा है गोल, मैं पंखा को गोल मान रहा हूं क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए पंखा इस पॉइंट से गुजर रहा है, इस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक रेवोल्यूशन में इस पॉइंट से कितनी बार गुजरेगा? एक बार। अरे एक रेवोल्यूशन में पंखा इस पॉइंट से कितनी बार गुजरेगा? एक ही बार तो गुजरेगा ना, एक रेवोल्यूशन में। तो 5 रेवोल्यूशन में 5 बार गुजरा। तो पंखा अगर कोई वेव बना रहा है चलते समय, तो वो वेव एक बार इससे गुजरी, 2 बार गुजरी, 3 बार गुजरी, 4 बार गुजरी, और वो भी एक ही सेकंड में। 5 बार भी गुजरी। हाँ, और 5 बार गुजरी, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स, 5 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी समझ में आई? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। और उसको हम नापेंगे किस चीज में? अच्छा सुनिए, क्या हो गया? क्या क्या क्या? सर आप मार्वल देखते हैं? नहीं नहीं, सब नहीं समझ। क्या सर? भाई मैं पुराने जमाने का आदमी हूँ यार। बीटेक का ध्यान दीजिए कि आपने ये सब नहीं देखा। भाई मार्वल को नहीं जानते? नहीं जानते, सुना है बट नहीं जानते। नहीं, क्या सर? एक काम नहीं, सर घर जाइए, आज घर जाइए, कल क्लास में दीजिए, सर फिर फिर देखिए। आपका जीवन व्यर्थ कैसे है? मेरे भी कई दोस्त यही बोलते हैं कि जब तुम मार्वल नहीं जानते, तुम एवेंजर्स नहीं देखते, तुम हैरी पॉटर नहीं पढ़े, तो फिर तुम्हारा जीवन क्या करने के लिए है? वो सब बहुत पढ़े हैं। सर जीवन बीटेक के लिए नहीं होता है, वो तो ठीक आप है। गलती कर रहे हैं। क्रिश को जानते हैं? क्रिश एक पहली वाली पार्ट तो देख, जाने ही नहीं ना। हाँ पहली पार्ट शायद जानते हैं। वो भी भूल नहीं देखी है। शक्तिमान भी नहीं देखी। अरे वो तो सब व्यर्थ, आपका जीवन व्यर्थ। आप देखते क्या, देखा क्या क्या? न्यूज़ मैं अंकल था बच्चा। सर आज तक देखते हैं। आज तक सर आज तक वाकयात चैनल है सर। सॉरी आता था। हाँ अभी आता है, अब क्यों नहीं आता? आता है। अरे पता, न्यूज़ बेकार हुई है अभी कुछ सालों से। यस सर, उसके 3 साल। कोरोना वायरस से पहले भी भाई न्यूज़ ना, हाँ 14 से। हाँ बोल सकते, अरे कोई भी दिक्कत नहीं 2014 बोलने से, क्योंकि सच में न्यूज़ सब बेकार हो गई भाई। उसके पहले न्यूज़ बढ़िया आती थी सच में। इन शॉर्ट्स वगैरह छोड़ो, प्रैक्टिकल न्यूज़ मीडिया। दूरदर्शन यार देख नहीं पाता आदमी भाई 5 मिनट। नॉलेज के लिए तुम देख सकते हो, पर ऐसे नहीं देख पाता। इससे बढ़िया
अगर तुमको नॉलेज के लिए देखना है तो आजकल अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ गई हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल आ गए। द प्रिंट जो एकदम नॉन बायस्ड न्यूज़ पब्लिश करते हैं, द प्रिंट हो गया, और एक आध और है, उनको क्या नाम है, लल्लन टॉप भी नॉन बायस्ड ही लगता है मेरे को। बस उन लोगों की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हाइपर है कि वो लोग एकदम ऐसा थंबनेल निकाल देंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं ज़्यादा वो वल्गर हो जाएगा, लेकिन बहुत अजीब अजीब थंबनेल निकाल देते हैं वो लल्लन टॉप वाले। बाकी उनका न्यूज़ अनबायस्ड ही रहता है, ऐसा नहीं कि वो लोग किसी की चापलूसी कर रहे हैं या कुछ। लेकिन न्यूज़ सच में बेकार हुआ है पिछले 6-7 साल। हाँ सुन, नहीं बंद कर दे। अरे नहीं ठीक, अरे बस हो गया, बस सुन लो, सुन तो ये बस ये 6 टर्म पढ़ लेंगे, चले जाएंगे। सुन हाँ सुनो, वेव की 6 टर्म पढ़ लेते उसके बाद 6 टर्म पढ़ लेते उसके बाद 6 टर्म बस पढ़नी है उसके बाद, ठीक है। एक टर्म हमने पढ़ ली है वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ हमने पढ़ लिया वेव क्या नहीं इनको पड़ेगा ही, आपको पता ही हाँ चलो सुनो, इधर सुनो। क्या वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ? तो वेवलेंथ को हम किस यूनिट में नापेंगे? क्या दूरी की यूनिट में, डिस्टेंस की यूनिट में, मीटर वगैरह में नापेंगे ना वेवलेंथ को? अब सुनिए, नापनी चाहिए क्या, नापेंगे। अच्छा, हर्ट्ज क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। सुनिए, फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या आपने डेफिनेशन लिखी? डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए इसकी यूनिट लिखिए, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम नापते हैं पर सेकेंड या हर्ट्ज में, HZ हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज, यही 2 यूनिट्स होती है। और 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, ये रिलेशन होता है दोनों में। 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तीसरी चीज, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड। वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, it is the distance traveled by a wave, अरे भाई साहब, it is the distance traveled by a wave in 1 second. It is the distance traveled by, अबे स्पीड क्या होती है बे? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम पर यूनिट टाइम, तो वही तो हो गई वेव स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। अब देखिए, वेव वेलोसिटी को हम जनरली c से रिप्रेजेंट करते हैं, c से या v से, c से या v से, ये v है, v। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सुनिए, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस सिंबल को बोलते हैं नू। क्या बोलते हैं? NU, नू। बोल रहा हितेश की नाक। हितेश भाई, अरे सुनिए, इसको बोलते हैं नू, इसी से रिप्रेजेंट, अरे लिखिए गौरव लिखिए, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और वेव स्पीड को या वेव वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से या v से, ठीक है। अब देखिए, इनमें एक रिलेशन होता है, क्या आप रिलेशन बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ में? अच्छा सुनिए, एक सेकंड इसमें आपने रिलेशन बताया था, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड।
अरे अरे सुनो सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो सुनो, इधर सुनो, इसकी यूनिट बताइए, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड की। अरे स्पीड की यूनिट बताइए। मीटर पर सेकंड ना। अरे स्पीड की यूनिट क्या होती है बे? मीटर पर सेकंड सर। और वेव वेलोसिटी की भी वही, वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी की भी वही हो जाएगी। तो सुनिए, क्या वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर? क्या फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड? तो मीटर इंटू पर सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अरे हुआ ना, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज वेव वेलोसिटी। क्या ये रिश्ता हमेशा याद रहेगा? क्या ये रिश्ता हमेशा याद रहेगा? राजवर्धन भैया 12th का एक बच्चा। हाँ बिल्कुल। अबे स्पीड, ये तो नहीं स्पीड, सी इज स्पीड, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के कैसे आया देख रहे हैं हम लोग, यूनिट से। लैम्डा, लैम्डा इसको बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा। देखिए कैसे बनाते हैं, देख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए अभी आप नया नया देख रहे होंगे, ये देखिए ऐसे और फिर ऐसे। अरे वो बेचारा पूछा था, बता दी। अरे सुनिए, क्या ये तीन टर्म पता चल गए? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, तीन टर्म पता चल गए। अब चौथा लिखिए, जल्दी से चौथा लिखिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिखिए, टाइम पीरियड कैपिटल टी, टाइम पीरियड कैपिटल टी। टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड एज टाइम टेकन, हाँ वो पेंडुलम का रहता है। हाँ, टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय ए वेव, टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। क्या? टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। अरे फ्रीक्वेंसी क्या थी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल टी से। और कैपिटल टी होता है, टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड, सेकंड। बस। फिर लिखिए, फिर लिखिए वेव नंबर, लिखिए वेव नंबर, वेव नंबर। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर के से रिप्रेजेंट करते हैं 1 by lambda. Wave number is k. It is the reciprocal of wavelength, and it is defined as the number of waves in 1 centimeter, and it is defined as the number of waves present in 1 centimeter. वेव नंबर के से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी नू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। अरे इसकी यूनिट बताइए, यूनिट बताइए, यूनिट बताइए इसकी। हाँ, अरे लैम्डा वेवलेंथ होता है ना, तो 1 अपॉन मीटर, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, कुछ भी। बस लास्ट 5 हो गया ना, लास्ट बचा। ठीक है, ठीक। अरे ठीक है बे, तो हाँ अच्छा ठीक है, ठीक। आप सुनो, आप सुनो, आप सुनो। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड, कैपिटल है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड
कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए is defined as, amplitude A is defined as the height of crest. It is defined as the height of crest or the depth of trough. Amplitude A is defined as the height of crest or the depth of trough. ये देखिए, इस हाइट को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, इस हाइट को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, इस हाइट को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, या फिर इस डेप्थ को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, इस हाइट को। ठीक है, तो चलिए आपकी 6 टर्म्स वेव की कंप्लीट। आज की सभा यहीं पे